पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो शेयर कैपिटल क्या होती है, तो यहां पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेन 3 तरीके की कैपिटल है आपकी जो आपको समझनी होंगी, और बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये टर्म्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास जो टाइप है वो है ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। जब आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर रहे होते हो, उसको इनकॉर्पोरेट करा रहे होते हो, तो एक रजिस्ट्रार होता है। जैसे जब आप अपने स्कूल में कभी एडमिशन कराने गए होगे ना, तो एक पर्सन होता है, तो वो आपका एडमिशन करता है। तो वो क्या करता है कि जैसे आप उस स्कूल में एडमिट हो जाते हो तो उसके पास एक रजिस्टर होता है, वो उस रजिस्टर के अंदर आपका नाम लिख देता है, और आपके नाम लिखने का मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। वैसे भी आपके क्लास 11th में भी एक रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, आपने एक फॉर्म साइन किया होगा, तो उसका कहने का मतलब है कि सीबीएसई में आपका एक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लाइकवाइज जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है ना, तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये है कि एक रजिस्ट्रार होता है। कंपनीज के भी रजिस्ट्रार होते हैं, वो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि जो कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है उनका नाम वहां पर लिख दिया जाता है, ताकि फिर बाद में अगर कोई सेम नाम से कोई कंपनी आए तो हमें पता हो कि यार ऑलरेडी इस नाम से कंपनी चल रही है, तो दूसरी कंपनी इस नाम से नहीं खोली जाएगी। तो उसी टाइम पर आपको अपनी कंपनी की कैपिटल भी ऑथराइज और रजिस्टर्ड करानी पड़ती है। अब इसका मतलब क्या है कि आप कैपिटल सब्सक्रिप्शन करते हो, आप पब्लिक से पैसा उठाते हो, उधार में पैसा उठाते हो, आप शेयर से पैसा उठाते हो, तो आप कितना मैक्सिमम फंड रेज कर सकती है आपकी कंपनी मैक्सिमम कितना फंड रेज कर सकती है, वो चीज आपको पहले से ही रजिस्ट्रार के पास लिखवानी पड़ती है। यानी कि आपको अपनी कैपिटल भी रजिस्टर्ड करानी पड़ती है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में दिख गया अपनी कंपनी का पोटेंशियल आपको पता है, तो आपने 50 लाख रजिस्टर्ड करा दिए, आपने 1 करोड़ रजिस्टर्ड करा दिए, आपने 20 लाख रजिस्टर्ड करा दिए, तो आपकी कंपनी में मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा वो आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल बताती है, जिसका नाम ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी है। तो मतलब ये होती क्या है, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज। ठीक है, एक मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी रेज कर सकती है थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर्स, उसे आप कौन सी कैपिटल कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। इससे ज्यादा कोई कैपिटल नहीं हो सकती। अच्छा, अगर किसी कंपनी ने सपोज करो पहले 50 लाख रजिस्टर्ड करा दिए, अब वो चाहती है बाद में कि और भी कैपिटल रेज करनी है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप चाहें तो अपने रजिस्टर्ड कैपिटल को इंक्रीज भी करा सकते हैं, बट उसके लिए फिर से आपको रजिस्ट्रार के पास जाना होगा, उससे बातचीत करनी होगी, एक फी चार्ज करेंगे वो आपसे, उसके बाद अगर परमिशन मिल जाती है तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। अब देखो क्या हुआ कि आपने सपोज करो 50 लाख रजिस्टर्ड करा दिए, ठीक है, और उस 50 लाख का मतलब है कि एक शेयर 10 रुपए का कराया आपने। 50 लाख रजिस्टर्ड कराया और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। तो मुझे बताओगे आप कितने शेयर्स होंगे आपके पास? आपके पास 5 लाख शेयर्स हैं। जरूरी आप 5 के 5 लाख शेयर्स जो है वो पब्लिक को ऑफर कर दोगे कि ले लो सारे शेयर्स खरीद लो हमारे? नहीं, हमें जितने पैसों की जरूरत होगी हम उतने शेयर्स देंगे ना। सपोज मुझे जरूरत है यहाँ पे सिर्फ 10 लाख रुपए की, तो मैंने क्या किया, सिर्फ कितने शेयर्स को इशू करना है, फिर मुझे 10 लाख की जरूरत है, तो मैंने अपने 1 लाख शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से मार्केट में ऑफर कर दिए, पब्लिक को बोल दिया कि मैं अपनी कंपनी के शेयर्स आपको बेचना चाहती हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, जिसको आपने पब्लिक को ऑफर कर दिया है कि आप आकर हमारी शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे मेन वर्ड क्या है, ऑफर्ड। बात समझ आ गई? उसके बाद सब्सक्राइब क्या होता है? अब भाई आपने मार्केट में 1 लाख शेयर्स निकाल दिए, ठीक है, जरूरी है कि सारे के सारे शेयर्स पब्लिक अप्लाई करने के लिए आ जाएगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ 90,000 के लिए ही लोग आए अप्लाई करने के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि 1,10,000 की डिमांड आ जाए। भाई आपने तो एक एडवर्टाइजमेंट की तरह इस चीज को, एक एडवर्टाइजमेंट होती है ये, जब एक कंपनी शेयर्स इशू करती है तो एक एडवर्टाइजमेंट होती है, और उस एडवर्टाइजमेंट का नाम होता है प्रोस्पेक्टस। कंपनी अपना एक प्रोस्पेक्टस जारी करती है। प्रोस्पेक्टस समझते हो? प्रोस्पेक्टस इज जस्ट लाइक अ शादी का कार्ड। जब एक शादी का कार्ड लोगों के घरों में बांटा जाता है तो उसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि यार हमारे यहाँ पे एक फंक्शन है, अटेंड करने के लिए आ जाना, लेकिन खाली हाथ मत आना। बात होती है ना, पैसा लेके जाना होता है ना भाई, वो कह के थोड़ी जाते हैं कि 2100, 3100, 500, 1100 ये देखा, नहीं,
पर ये अंडरस्टूड है कि खाली हाथ नहीं जाना है, बट प्रोस्पेक्टस आपको ये बताएगा कि देखो हमारी कंपनी के शेयर्स हमने निकाले हैं मार्केट में, आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बट यहाँ पर वो आपको एक अमाउंट भी बताते हैं कितना अमाउंट का लेकर आना, ड्राफ्ट इतने के साथ आना है आपको, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस एक एडवर्टाइजमेंट है जहां पर पब्लिक को बताया जाता है कि इशूड कैपिटल आ चुकी है। अब उस एडवर्टाइजमेंट का इंपैक्ट कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि जितना हमने ऑफर किया उससे कम लोग आए, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके ज्यादा लोग आ गए, दोनों ही हो सकता है। इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर जितना मैंने सोचा 1 लाख इशू किए, बट 90,000 के ही मेरे पास यहाँ पर एप्लीकेशन आई, मतलब 90,000 लोग ही आए मेरे पास शेयर्स मांगने के लिए, तो इसे मैं अंडर सब्सक्रिप्शन बोलूंगी। बट वहीं पर मैंने 1 लाख के लिए डिमांड की, मतलब 1 लाख ऑफर करे शेयर्स, लेकिन 1,10,000 के लिए मेरे पास यहाँ पर लोग आ गए कि हमें 1,10,000 शेयर्स चाहिए, तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो यहीं से निकलती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। अब ये इशूड कैपिटल का ही पार्ट है। अब मुझे सीधी सी बात एक बताओ कि क्या जो चीज भाई मैं कह रही हूं कि इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, तो क्या सब्सक्राइब कैपिटल कभी भी इशूड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है? अगर कोई चीज किसी का पार्ट है तो वो उससे ज्यादा हो सकता है? नहीं। यहाँ पे मैंने बोला इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, तो क्या वो उससे ज्यादा हो सकता है? नहीं। तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इशूड कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन रजिस्टर्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन नेवर बी मोर देन द इशूड कैपिटल। ठीक है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल का वो पार्ट जिसको पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, जिसके लिए पब्लिक कह रही है कि हमें चाहिए। ठीक, अब चाहिए वाली बात पे ये आते हैं कि 1 लाख इशू करे थे, सिर्फ 50,000 से ही लोग आए खरीदने के लिए, तो क्या बस 50,000 दे दे, बाकी का 50,000 क्या करें? बहुत खर्चा होता है जब शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो आपने 1 लाख शेयर्स के हिसाब से खर्चा किया, लोग सिर्फ 50,000 शेयर्स लेने के लिए आए, खर्चा तो आपका पूरा हुआ, तो ऐसे में अब क्या करें हम? तो यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। सेबी, सेबी को समझ, सेबी जानते हो? सेबी कौन है? सेबी अरे वो जो लॉन्च करता है वो आईपीओ वगैरह और वो गाइडलाइंस वगैरह सारी। आरबीआई कौन है? द फादर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई कौन है? द फादर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स, एंड सेबी इज द मम्मी ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट्स। ठीक है, सेबी है द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब शेयर मार्केट स्टार्टिंग में चल रही थी ना, तो उनके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी, सब अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। लेकिन जब वो याद है स्कैम हुआ था, यस, जब वो स्कैम हुआ, आपका बहुत फेमस स्कैम था, उसके बाद एक नीड अराइज हुई कि इनके ऊपर भी कोई होना चाहिए जो इनको रेगुलेट करे। तो फिर उसके बाद सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया, और उसके बाद इन्हीं के तहत ये जो गाइडलाइंस इशू करते हैं उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में काम चलता है। ठीक है, तो इन्होंने ही कहा कि देखो आप कब अपना सामान बेच पाओगे, उसके लिए हम आपको एक लिमिट दे देते हैं कि अगर आपने कितनी भी इशूड कैपिटल आपने दी हो, अगर उसका 90% तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आप शेयर्स बेच नहीं पाओगे। आप शेयर्स बेच नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अब समझो इस बात को, मेरे पास ना एक बॉक्स है, उसके अंदर मैंने 100 चॉकलेट्स रखी हुई है, 100 चॉकलेट है उसके अंदर। ठीक है, मैंने एक अनाउंसमेंट करी माइक लेकर कि आइए 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 सब आइए, 10 रुपए की एक चॉकलेट पाइए, मेरे पास 100 चॉकलेट है आपको बेचने के लिए, जो जो लोग चॉकलेट खरीदना चाहते हैं वो मेरे पास आकर 2 रुपए पर चॉकलेट के हिसाब से पैसे जमा करा के जा सकते हैं। पर मेरी एक शर्त है, चॉकलेट तभी मिलेगी, बॉक्स तभी खुलेगा जब मेरे पास 90 चॉकलेट्स का ऑर्डर आ जाएगा। तो अगर मेरे पास 89 का भी ऑर्डर आया तो मैं ये बॉक्स नहीं खोलूंगी, मैं इस बॉक्स को बंद ही कर दूंगी, और आप लोगों का जो पैसा मेरे पास आया होगा वो पैसा मैं वापस कर दूंगी। बिल्कुल सेम यही काम शेयर्स में कहा गया। आपने 1 लाख शेयर्स को इशू किया, तो उन्होंने कहा कितने तक का रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए? 1 लाख का 90%, 90,000 शेयर्स। अगर आपके पास 90,000 शेयर से रिलेटेड रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया रखा कि कब आप शेयर्स बेच पाओगे, उसके लिए उन्होंने एक आपके सामने एक रिस्ट्रिक्शन रख दी कि अगर आपके पास 90% ऑफ इशूड कैपिटल तक का सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो आपने जितना पैसा भी रिसीव किया होगा लोगों से, वो सारा पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, और उसे क्या बोला गया? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बात समझ आ गई है? ओवर सब्सक्रिप्शन, उसके लिए हमारे पास एक है ऑप्शन है, प्रोराटा। क्या है? प्रोराटा,
प्रोराटा। जिन बच्चों ने शेयर्स पढ़ लिया है उनसे पूछो प्रोराटा, तो बड़े पागल होके बताएंगे तुम्हें प्रोराटा रे बड़ा टफ होता है। कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे उसे भी। तो 90% तक का क्राइटेरिया है हमारे पास, ठीक है। अब सपोज करो आपके पास 90% या 100% तक सब्सक्रिप्शन आ गया। अब उसके बाद फिर से दो कैटेगरीज आती हैं सब्सक्राइब कैपिटल की, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अब इसका मतलब क्या होता है, तो उसके लिए सबसे पहले बताती हूँ पेड अप कैपिटल क्या होता है। पेड अप मतलब पेड, पेड पैसा आ गया ना। देखो क्या होता है ना, शेयर्स दो तरीके से बेचे जाते हैं, एक ही बारी में पैसा। देखो तुम गाड़ी खरीदने जा रहे हो, अब गाड़ी को तुम दो तरीके से खरीद सकते हो ना, या तो एक ही बारी में सारा पैसा दे दिया, या तुम क्या करते हो, या तुम क्या करते हो ईएमआई उसको फाइनेंस करा लेते हो, इंस्टॉलमेंट में पैसा देते हो। शेयर्स भी ऐसे किए जा सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, मैंने आपसे कहा कि मुझे 10 के 10 शेयर, 10 के 10 रुपए अभी चाहिए, और आपने मुझे पे भी कर दिए। 10 रुपए का एक शेयर है, मैंने आपसे कहा 10 के 10 शेयर आपको अभी के अभी पे करने, आपने पे भी कर दिए, मतलब मैंने मांगा और आपने पे भी कर दिया। तो जो पैसा आपने पे कर दिया होता है उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। और फुल्ली पेड अप का मतलब है कि जितने का था आपने उतना पैसा दे दिया, मैंने जितना मांगा आपने उतना पैसा दे दिया, फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब है 10 का शेयर है, आपने उसके ऊपर 8 रुपए पे करे हैं, 6 रुपए पे करे हैं, 5 रुपए पे करे हैं, तो नॉट फुल्ली पेड अप। तो समझ गए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है। सपोज करो जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये 30 रुपए का मार्कर है, अगर इसके ऊपर 30 के 30 रुपए पे किए जा चुके हैं तो आप उसे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में डालोगे। बट अगर इसी मार्कर के ऊपर 30 में से 20, 25, 15, 10 इतने ही पे किए जा चुके हैं तो आप उसे नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में डालते हो। बस इतना समझ लो। अभी धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका जो डाउट्स है वो और क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। थोड़े से टर्म समझते हैं। तो एक आया कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, अब जैसे सपोज करो कि मैं कह रही हूँ कि एक शेयर 10 रुपए का है, मैंने पूरे 10 रुपए एक साथ नहीं मांगे, मैंने कहा मुझे ना 10 में से 6 रुपए दे दो, 10 में से आप 6 रुपए मुझे दे दो। मैं आपसे कह रही हूं कि 6 में से दे दो, तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे मांग रही हूं ना पेमेंट, तो दिस इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज कॉल्ड फॉर द पेमेंट, कि आपकी पूरी जो भी फेस वैल्यू, जो भी नॉमिनल वैल्यू आपके शेयर की, उसमें से जो भी पार्ट आपने पेमेंट के लिए मंगवाया है उसे आप उसकी क्या कहते हो, कॉल्ड अप कैपिटल। और इसमें से जो 4 रुपए मैंने नहीं मांगे वो अनकॉल्ड कैपिटल, वो हमने नहीं मांगा है, ठीक है। उसके बाद पेड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल को अभी मैं सिंपल भाषा में बोलूं ना तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर्स। जैसे मैंने 10 में से 6 रुपए मांगे, अब 6 में से अगर मुझे 5 रुपए मिल गए तो वो क्या है, पेड अप कैपिटल। समझ गए, 10 में से 6 मांगे कॉल्ड अप कैपिटल, 6 में से 5 मिल गए पेड अप कैपिटल, ठीक है। और 6 में से 5 मिल गए और एक तो नहीं मिला ना, तो वो क्या है, अनपेड कैपिटल, ठीक है, अनपेड कैपिटल। उसका भी दूसरा नाम भी होता है, वो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिजर्व कैपिटल। देखो ये थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिजर्व कैपिटल। एक होता है रिजर्व कैपिटल और एक होता है कैपिटल रिजर्व। अब देखो नाम तो बिल्कुल सेम सा ही लग रहा है, आगे पीछे ही तो है। मैं बोल रही हूँ रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, दोनों में फर्क क्या होता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले रिजर्व कैपिटल की, तो रिजर्व का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो हम बचा कर रख रहे हैं ना, तो ये वही कैपिटल है जो हम बचा कर रखते हैं। और कब के लिए बचा कर रखते हैं, जब हमारी कंपनी बंद होगी तो उस टाइम में हमें पैसों की जरूरत होगी, तो उस टाइम के लिए अगर कोई कंपनी चाहे तो थोड़ा सा पैसा बचा कर रख सकती है, उसे ही कहते हैं रिजर्व कैपिटल। जैसे कि आपने क्या किया, 10 में से 2 रुपए सोच लिया कि मैं मंगवाना ही नहीं है, अनकॉल्ड रखेंगे उसे। कब तक अनकॉल्ड रखेंगे, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं होता रिजर्व कैपिटल रखना, आप कंपनी की इच्छा है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट कंपनी रिजॉल्व्स बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी कि अगर आपको इस तरीके की कैपिटल रखनी है तो उसके लिए आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, आप कह सकते हैं एक स्पेशल परमिशन आपको लेनी पड़ती है, नॉट टू कॉल, कि आप ये पैसा मांगोगे ही नहीं एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कि सिर्फ और सिर्फ ये पैसा कब मांगा जा सकता है, जब कंपनी बंद होगी, ठीक है। तो पूरा का पूरा पैसा नहीं, सिर्फ उसका कुछ पार्ट आप रिजर्व कैपिटल रख सकते हो, ठीक है। अब इसी का डिफरेंस पूछा जाता है कैपिटल रिजर्व के साथ। तो हमें रिजर्व कैपिटल तो पता चल गया कि इट इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ कंपनीज वाइंडिंग अप। देन कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है जैसे कि मेरे पास कोई मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, बट जब मैं उसको मार्केट में बेच कर आई उस इन्वेस्टमेंट को तो मुझे 1,10,000 मिल गए,
तो 10,000 का मुझे फायदा हुआ, ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। ऐसे ही मेरा कोई एसेट है, कोई मेरे पास कोई एसेट था, वो एसेट मेरा 2 लाख का है, वो 2 लाख का एसेट मैंने 2.5 लाख का बेचा, तो ये मुझे 50,000 का प्रॉफिट हुआ ना, तो ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं आपके, जो लॉन्ग टर्म जो भी आपके एसेट्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, अगर उनके ऊपर आप किसी भी तरीके का प्रॉफिट या गेन अर्न कर रहे हो तो वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। और जब भी इट इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी कंपनी कि अगर आप कोई भी कैपिटल प्रॉफिट अर्न करते हो तो आपको कैपिटल रिजर्व में वो पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ रिजर्व विच इज नॉट फ्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, और इस प्रॉफिट का इस्तेमाल आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्रिएशन ये कहां से बनता है, ये अनकॉल्ड कैपिटल से बनता है और ये कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। ऑप्शनल, ये मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा है, आप इसे बनाओ चाहे ना बनाओ, बट अगर आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको एक एप्रोप्रिएट अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, ठीक है। रेजोल्यूशन, इसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ता है, अभी हमने इसके डेफिनेशन में भी पढ़ा, बट यहाँ कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना नहीं पड़ता। राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, अब कैपिटल लॉसेस क्या होता है, जैसे कैपिटल प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि आपने एक फिक्स्ड एसेट बेचा, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल प्रॉफिट है। ऐसे क्या होता है कि जैसे कंपनी के ना डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर समझते हो, तो चलो शेयर्स तो आप समझ गए ना क्या होता है, 100 का शेयर अगर मैं 110 का बेच रही हूँ तो मेरे को 10 का प्रॉफिट हो रहा है ना, वो भी एक तरीके का कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल प्रॉफिट होता है ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। इसी तरीके से कैपिटल लॉसेस भी होते हैं, आपने कोई एसेट बेचा, 2.5 लाख का एसेट 2 लाख का बिक रहा है, तो एक तरीके से कैपिटल लॉस है। वही शेयर, वैसे तो शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं होते हैं इशू, एक डिबेंचर होता है, शेयर्स की तरह ही समझ लो कि डिबेंचर्स भी क्या होते हैं, शेयर्स की तरह ही होते हैं। मैंने 100 का डिबेंचर अगर 90 में बेच दिया तो मुझे 10 रुपए का नुकसान हो गया है, तो इसे बोलते हैं कैपिटल लॉसेस। लॉन्ग टर्म एसेट्स को अगर आप बेचते हो और उसके ऊपर अगर आपको कोई नुकसान होता है तो वो आपका कैपिटल लॉस होता है। तो कैपिटल लॉस को कैपिटल प्रॉफिट ही पूरा करता है। तो अगर कभी भी आपको कोई कैपिटल लॉस हुआ है तो उसके लिए आप कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन रिजर्व कैपिटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिस्क्लोजर, इसको कहीं नहीं दिखाया जाता, ये रिजर्व है हमारा, इसको हम कहीं नहीं दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, बट यही चीज कैपिटल रिजर्व जो है ये दिखाई जाती है बैलेंस शीट के अंदर। एक हमारा शेयर होल्डर फंड करके एक मेन हेड होता है, उसी के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हम इसको शो करते हैं, ठीक है। तो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए। चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स, हमने इसकी थ्योरी तो कवर अप कर ली है, हमने बहुत जो बेसिक टर्म्स थे, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया है कि क्या है, मतलब एक जो थीम होती है ना, वो थीम हमें चैप्टर की पता चल गई कि चैप्टर क्या कहता है। अब हम चलते हैं कि ये इश्यू ऑफ शेयर्स किया कैसे जाता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। थियोरेटिकली तो हमने शेयर समझ लिया कि शेयर्स क्या होते हैं, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अकाउंटिंग कैसे की जाती है इश्यू ऑफ शेयर्स की। तो पहली बात, ये शेयर्स बेचे कैसे जाते हैं मार्केट में। मार्केट में शेयर्स को बेचने के 2 तरीके हैं, जैसे हम सामान भी 2 तरीके से बेच सकते हैं। आपको याद है पहले एक बार्टर एक्सचेंज चलता था, है ना। बार्टर एक्सचेंज क्या होता था, सामान के बदले में सामान। शेयर्स भी ऐसे बेचे जा सकते हैं, शेयर्स को भी आप सामान के बदले में सामान दे सकते हो, यानी कि शेयर्स दे रहे हो और बदले में उनसे उनके कुछ एसेट्स ले रहे हो। एक तो तरीका हुआ ये। दूसरा तरीका जो आजकल हमें यूज करते ही है, कैश में, ठीक है। तो जब आप शेयर्स को मार्केट में इशू करने जाएंगे तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप शेयर्स इशू करेंगे फॉर कैश, या फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कैश के अलावा अगर कोई भी चीज आपके पास आ रही है तो आप उसे कहेंगे कंसीडरेशन अदर देन कैश। और याद है इसे हम लोग इन काइंड कह देते हैं, ठीक है। इन काइंड मतलब सामान, जैसे कि अपने डेटर्स दे रहे हैं, स्टॉक दे रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, तो इस तरीके से भी शेयर्स को दिया जा सकता है, ठीक है। तो हमारी जो चर्चा है इसके ऊपर तो थोड़ी बाद में रहेगी, पहले हम लोग बात करते हैं फॉर कैश की, कि अगर आप कैश में भी शेयर्स को इश्यू करते हो तो उसमें भी 2 तरीके हैं। अब जैसे कि मैं निकली, मुझे एक गाड़ी की जरूरत थी, बहुत रिक्शा में धक्के खा लिए हैं, अब एक गाड़ी लेनी है अपनी, तो गाड़ी लेने के लिए जब मैं निकली तो मेरे पास 2 रास्ते हैं उस गाड़ी को खरीदने के। या तो मैं गई शोरूम में घुसी और खूब एक अटैची लेके गई हूँ पर्स की, या फिर अपने फोन में पूरा बैंक बैलेंस अपना फुल करके गई हूँ और मैंने उनसे कहा कि हाँ जी कितने की गाड़ी, उन्होंने कहा मैडम 10 लाख की गाड़ी। मैंने कहा ठीक है ये लो, तुरंत ट्रांसफर हो गया काम, हैंड टू हैंड। अभी क्या भी लो, अभी बुकिंग लो, अभी पैसा लो, खत्म करो कहानी। आगे फ्यूचर में कुछ ऑब्लिगेशन ही नहीं, कोई हमें ट्रांजेक्शन नहीं करनी फ्यूचर की,
ठीक। दूसरा ये कि सुनो, थोड़ा सा पैसा अभी लो, थोड़ा सा पैसा उस दिन लेना जिस दिन मुझे गाड़ी की चाबी पकड़ाओगे, और बाकी का भैया फाइनेंस कर दो। फाइनेंस करानी मुझे गाड़ी में, पैसा पूरा अभी नहीं दे सकती। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने आपको दो रास्ते बताए ना, पहला रास्ते को तो हम बोलते हैं लमसम। क्या बोलते हैं? लमसम। लमसम का मतलब होता है एक ही बारी में सारा पैसा दे देना। यानी कि हमने जैसे ही शेयर्स इश्यू करने के लिए मार्केट में प्रोस्पेक्टस जारी किया, लोग आए हमारे पास शेयर्स के लिए अप्लाई करने के लिए, तुरंत हैंड टू हैंड वो हमें पैसे देकर चले गए और हमने बदले में उनको शेयर, और हमने एक जो टाइम पीरियड लगता है भाई थोड़ी फॉर्मेलिटीज के लिए, उस फॉर्मेलिटी के बाद हमने उनको उनके शेयर्स दे दिए। ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है कि अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं देना चाहते हो और हम भी एक साथ पेमेंट नहीं लेना चाहते हैं, तो हम ये काम इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। लमसम में अगर बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात आती है इंस्टॉलमेंट की। अब जैसे मैंने कहा कि जी मुझे ना गाड़ी खरीदनी है, मैं गई एक शोरूम में घुसी, मुझे एक कार पसंद आई, BMW पसंद आ गई। ठीक है, मैंने जाती वहां पे चिल्लाना शुरू किया, गाड़ी मेरी है, गाड़ी मेरी है, गाड़ी मेरी है, पैक करो पैक करो पैक करो पैक करो पैक करो। अब उन्होंने कहा क्या हो गया एकदम से? उन्होंने कहा एकदम से क्या हो गया मैडम, ठीक हो आप? सब ठीक है? पानी वानी पियोगी क्या? मैं कहा पानी वानी बाद में पियेंगे, पहले गाड़ी पैक कर दो। ताकि मैडम देखो ऐसा तो नहीं होता है, ऐसे गाड़ी पैक नहीं होती है। तो मैंने कहा एक मिनट, मैंने निकाली एक गड्डी 1 लाख रुपए की, मैंने कहा ये लो गाड़ी पैक करो। मैंने कहा मैडम ठीक है, अब आप बैठिए, हम आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, आप बैठिए, अब ठीक है थोड़ा, अब आप बैठ सकती हैं, अब आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए। यानी कि मुझे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी कब ऑफर करी, जब मैंने उनको उनके सामान के बदले में थोड़ा पैसा दिखाया। अब उन्हें ये लगा कि यस शी इज इंटरेस्टेड, ये खरीदना चाहती हैं गाड़ी। अब क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें एक पैसा दिखाया, इन्होंने कुछ दिखाया, अपना इंटरेस्ट किस पे में शो किया है? पैसों की फॉर्म में। तो जब हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले जब उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करते हैं उस चीज के अंदर, जैसे घर भी खरीदने जाते हैं तो तब भी कहते हैं ना बयाना देना होता है, टोकन मनी देनी होती है, तो भाई यही काम हमें यहाँ पर भी करना होता है। तो सबसे पहली चीज, अभी हम शेयर्स को तो बाद में सीखेंगे, पहले गाड़ी और घर ही खरीदेंगे। तो यहाँ पर हमने कहा कि सबसे पहले तो आपको क्या देना पड़ता है भाई? देखो बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है, क्योंकि बुकिंग अमाउंट से ये पता चलता है कि आप इंटरेस्टेड हो उस चीज को खरीदने के लिए। उसके बाद बुकिंग अमाउंट हो गया, उन्होंने मुझे एक डेट दी कि मैडम इस दिन आके आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। मेरे को गाड़ी की चाबी बुकिंग अमाउंट वाले दिन नहीं मिली है, उन्होंने मुझसे 10-15 दिन का समय लिया और उस दिन मुझे बुलाया। ठीक है, बट क्या उस दिन भी बिना पैसे लिए वो मुझे गाड़ी की चाबी दे देंगे? पूरा पैसा फाइनेंस नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैडम आज भी आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आज भी मैं आपको एक पैसा देती हूँ, और उस दिन जो आप पेमेंट करते हो उसे बोलते हैं डाउन पेमेंट। ठीक है, आपने डाउन पेमेंट दे दी, और डाउन पेमेंट के बाद बाकी का जो भी अमाउंट था आपका बैलेंस अमाउंट, वो आपका लोन हो गया। और उसके बाद आप उसके ऊपर क्या भरेंगे? आप उसके ऊपर अपनी EMIs भरेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी गाड़ी तो मेरे पास आ गई। जिस दिन मैंने डाउन पेमेंट दी उस दिन उन्होंने मुझे गाड़ी की चाबी दे दी, उस दिन मेरा अधिकार उस गाड़ी के ऊपर हो चुका है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं EMIs भरती जाऊंगी उस गाड़ी के ऊपर मेरा मालिकाना अधिकार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, शेयर्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर शेयर्स को भी इंस्टॉलमेंट में इशू किया जाता है, अब कोई बड़ी कंपनी, कोई अच्छी बिग 4 कंपनीज हैं जैसे हमारी, उनमें से किसी कंपनी ने ठीक है लगा दिया कि यहाँ पब्लिक इशू आ रहा है, सारे लोग आके खड़े हो गए, लाइन लगा दी लोगों ने, हमें शेयर चाहिए, हमें शेयर चाहिए, कोई भी आ जाएगा। अब हम सब कैसे मान लें कि सब खरीदना चाहते हैं? भाई हमें एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया भी तो पूरा करना होता है। याद है बताया था कि किसी भी शेयर को इशू करने के लिए 90% ऑफ इशूड कैपिटल आना चाहिए। तो भाई मुझे वो रिस्पॉन्स भी तो चाहिए। अब सारे कह रहे जी हम भी लेंगे हम भी लेंगे हम भी लेंगे, मैं कैसे मान लूं कि सारे ले लेंगे? कल को मुकर गए तो मैंने कहा ऐसे नहीं आओगे, खाली हाथ नहीं आना है। मैं एक बुकिंग अमाउंट बता रही हूँ कि अगर मेरा शेयर 100 रुपए का है ना तो इतने पैसे लेकर आने हैं, जो लेकर आएगा तो ही मानूंगी कि आप खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे पहला पैसा आपसे मांगा जाता है इंस्टॉलमेंट के अंदर उसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। भाई जब हमने शेयर्स इश्यू करोगे तो आप एक एप्लीकेशन मनी के लिए फॉर्म भरोगे, एक एप्लीकेशन दोगे हमें कि हाँ आप खरीदना चाहते हो, तो वो एप्लीकेशन मनी आपको देनी होगी। ठीक, उसके बाद देखो जब मैं भी घर या कार खरीद रही होंगी ना तो एकदम से वो मुझे देने का डिसीजन नहीं दे देंगे वो कार और घर। वो कुछ फॉर्मेलिटीज चेक करेंगे कि भैया मेरे बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे, और ये भी चेक करेंगे कि कल को मैं उनका लोन चुकाने लायक हूँ भी या नहीं। बैंक वाले सब चीजें चेक करेंगे, तब जाके ही तो मेरे पास वो लोन, मेरा जो लोन है वो सैंक्शन होगा। लाइकवाइज आए तो बहुत सारे लोग होंगे एप्लीकेशन मनी लेके, बट जरूरी नहीं है कि आप सबको शेयर्स दोगे, तो उसके बीच में आप एक टाइम पीरियड लेते हो। तो जब ये कंफर्म हो जाता है कि ठीक है इन इन लोगों को हमने शेयर्स देने हैं, तो उन्हीं लोगों से उनकी एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट हो गई है, उन्हीं लोगों से फिर हम मांगते हैं सेकंड चीज,
उसका क्या नाम है? अलॉटमेंट मनी। ठीक है, जैसे आपने डाउन पेमेंट दी थी तो आपको गाड़ी की चाबी मिल गई थी, तो जैसे ही आप अलॉटमेंट मनी दोगे तो उसका मतलब है कि आपके नाम पे आपके शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ईएमआईज होती है ऐसे यहां पर होती है कॉल मनी। से आप बोलते हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं फर्स्ट कॉल, सेकंड इंस्टॉलमेंट सेकंड कॉल, आखिरी इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है उसको बोलते हैं फाइनल कॉल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे नाम होते हैं। तो ये 3 टर्म्स आपको याद रखने हैं इंस्टॉलमेंट के टाइम पे। सबसे पहली चीज क्या है? एप्लीकेशन मनी, उसके बाद अलॉटमेंट मनी और उसके बाद कॉल मनी। याद रहेगा पक्का? देखो मेरे हाथ में फिलहाल ये एक करेंसी है। ठीक है, करेंसी नोट है, मुझे नहीं पता कितने की है, आपको पता कितने की है? कितने की? आप कह रहे हो ये 200 का नोट है, कैसे पता चल रहा है आपको? उसके ऊपर लिखा है। और ये 200 का नोट जब आप किसी दुकान पे लेकर जाते हो तो क्या वो उसको 300 का चला देता है, 100 का चलाता है, 500 का चलाता है? 200 का ही चलाता है ना। क्यों? क्योंकि इसकी फेस वैल्यू 200 रुपए है। इसके माथे पे लिखा है, बापूजी को नहीं देखना, इसके ऊपर लिखा है कि 200 रुपए का नोट है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 200, जो आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। मतलब अपने इंडिया की बात कर रहे हैं कि अगर ये एक हमारी इंडियन करेंसी है जिसके ऊपर 200 रुपीज प्रिंटेड है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है? 200। ठीक, बट कई देशों में ये 200 की कीमत इससे ज्यादा हो सकती है और कुछ देशों में इसी 200 रुपए की कीमत कम भी हो सकती है। समझ आ गई बात? तो आप जब आप किसी दूसरे देश की मार्केट में अगर इस 200 के नोट को लेकर गए जहां पर इसकी वैल्यू ज्यादा है, उसे बोलेंगे उसकी इशू प्राइस। क्या बोलते हैं? इशू प्राइस। सपोज करो मैं ये करेंसी नोट बेच रही हूँ, 200 की जगह पे 250 का बेच रही हूँ, तो जो बेचने वाली प्राइस है ना उसे बोलते हैं इशू प्राइस। वैसे इसकी क्या वैल्यू है? 200, लेकिन कितने पे जा रहा है ये? 250, तो 250 क्या है इसकी? इशू प्राइस। और वहीं पे अगर 200 की चीज 200 में जा रही है तो वो 200 भी इशू प्राइस है। कहने का मतलब क्या है कि एक होती है फेस वैल्यू। क्या होती है? एक फेस वैल्यू। देखो ये टर्म्स आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, आपको पता होना चाहिए। एक होती है फेस वैल्यू जिसे आप नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू का मतलब है कि जो एक्चुअल में उस शेयर की प्राइस है, आप कह सकते हो कि उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो उसकी फेस वैल्यू है, जो जितने की वो हमारे पास है। लेकिन जब आप उसे मार्केट में इशू करने जा रहे हो, जितने पे आप उसे मार्केट में बेच रहे हो, वो उसकी इशू प्राइस होती है। सो बोथ आर डिफरेंट। बट अगर कभी आपकी फेस वैल्यू और इशू प्राइस अगर सेम हो जाती है, यानी कि 10 का शेयर 10 में ही मार्केट में जा रहा है, तो वो एट पार की सिचुएशन कहलाती है। बट अगर कभी फेस वैल्यू कम है और इशू प्राइस ज्यादा है, यानी कि यहां पे तो मैंने कहा कि 10 का शेयर 10 में चला गया एट पार, लेकिन मैं कह रही हूं 10 का शेयर 12 में जा रहा है, 13 में जा रहा है, 14 में जा रहा है, 15 में जा रहा है, यानी कि एक हायर वैल्यू पे जा रहा है, तो उसे बोलते हैं एट प्रीमियम। बात समझ आ गई? तो 2 तरीके से आप शेयर्स को बेच सकते हो मार्केट में, एट पार यानी कि जितने का उतने पे बेच दिया, दूसरा एट प्रीमियम कि जितने का है उससे ज्यादा में बेचा। ठीक है, कम में भी तो बेचा जा सकता है। जब कंपनीज एक्ट 1956 था तब ये अलाउड था कि आप अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते थे, यानी कि 10 का शेयर 8 में। एक परमिसिबल लिमिट होती थी 10%, कि अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है तो 10 का 10% कितना हुआ? 1 रुपए, तो आप ज्यादा उसको 9 रुपए में बेच सकते थे। ठीक है, मतलब कम से कम 9 पे बेच सकते हो आप उसको। लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो हमारा ये कंपनीज एक्ट 2013 ये परमिट नहीं करता कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करो, इसलिए वो केस ही नहीं है हमारे लिए। ठीक, तो शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए 2 ही टर्म्स है, या तो पार या फिर प्रीमियम। ठीक है, नाउ वी आर रेडी कि अब हम जर्नल एंट्रीज को समझ सकते हैं। तो हम करते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज, समझते हैं कि किस तरीके से जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज आप कैसे करते हो। तो हम पहले केस के साथ स्टार्ट करते हैं, शेयर इशूड इन लमसम। कि अगर आपने लमसम मतलब मैंने क्या बताया आपको, एक साथ फुल पेमेंट एक साथ, यानी कि जब आपने एप्लीकेशन मनी मांगी थी ना, तो एप्लीकेशन मनी के साथ ही आपको सारा पैसा मिल गया है और आपने तभी की तभी अलॉटमेंट भी कर दी है। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि जब आप फाइनेंस कराते हो किसी भी चीज को, लोन वगैरह अगर आप लेते हो, जैसे मैंने अभी कार खरीदी थी, तो पहले मैंने बुकिंग अमाउंट खुद दिया होगा। सबसे पहले बुकिंग अमाउंट उन्होंने मुझसे मांगा होगा या मैंने खुद दिया?
मैंने खुद दिया ना, मैंने आपसे खुद कहा ना, मैंने खुद दिया ना कि मुझे इंटरेस्ट था क्योंकि उस गाड़ी को खरीदने में, मैं चाहती थी कि मेरे अलावा कोई और ना खरीद के ले जाए उसे, तो मैंने सबसे पहले आगे बढ़कर एक बुकिंग अमाउंट दिया। हाँ, उसका आइडिया उन्होंने मुझे दिया होगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा एज अ बुकिंग अमाउंट, बट वो पैसा पहले मेरी तरफ से ही आया। ठीक है, तो यहां पर भी जब आप लमसम में एंट्री करते हो तो आपकी सबसे पहली एंट्री होती है, क्योंकि कंपनी, अब आप समझना, आप कंपनी हो, आप शेयर्स इशू करने जा रहे हो, आप अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हो, बदले में पब्लिक आपको पैसा दे रही है। ठीक है, तो जब आपके पास पैसा आएगा, और यहाँ पे सारी एंट्रीज आपको बैंक के थ्रू ही करनी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस नाम से आपके पास पैसा आ रहा है, बुकिंग अमाउंट, जिसको हम यहाँ क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पे आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और क्योंकि हम हैंड टू हैंड अलॉटमेंट करने जा रहे हैं, एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे दोनों एक साथ करना है आपको। ठीक है, अब बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि पैसा आ रहा है, एसेट है, एसेट बढ़ने पे डेबिट होते हैं। शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि ये हमारी फिलहाल लाइबिलिटी है। भाई, मेरे से उन शोरूम वालों ने पैसा तो ले लिया है, बट मुझे गाड़ी थोड़ी दी है, गाड़ी तो मुझे 15 दिन बाद देने वाले हैं, पैसा तो मेरा उन्होंने लेके रख लिया, तो वो उनकी लाइबिलिटी है ना, कि अभी वो मेरे पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी की भी लाइबिलिटी है कि वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो भी फिलहाल उन्होंने इसको अपनी क्या बनाया, लाइबिलिटी। आप नेक्स्ट सेकेंड एंट्री आप क्या करेंगे, अब जिस दिन मुझे ये शेयर्स ट्रांसफर करने होंगे पब्लिक के नाम पे, यानी कि सारी फॉर्मेलिटीज जब कंप्लीट हो जाएंगी, या याद करो कि जिस दिन वो मुझे गाड़ी की चाबी देंगे, तो उस दिन मेरी ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर लाइबिलिटी खत्म करने पे हम क्या करते हैं, उसे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब ये पैसा कहां ट्रांसफर किया, मैंने एक लाइबिलिटी को खत्म करके ना एक दूसरी लाइबिलिटी अराइज कर लिया है, जिसका नाम है शेयर कैपिटल। बेसिकली मैंने लोगों से पैसा उधारी तो लिया शेयर्स में, या इसको मैं ऐसा कहूं कि भैया मेरी कंपनी की हिस्सेदारी थी, हिस्सेदारी जब मैंने किसी को दी तो मेरी हिस्सेदारी चली गई ना मेरे पास से, तो यहां पर आप लिखेंगे क्या, शेयर कैपिटल। अब देखो, जो भी शेयर का नाम लिखा हो क्वेश्चन में, अगर लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दोगे, अगर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में लिखा होगा तो टू प्रेफरेंस शेयर्स लिख दोगे। ठीक है, लमसम में बस यही दो एंट्रीज होती हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही बारे में पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर पैसा रिसीव किया, फिर उसी पैसे को आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया। समझ आ गया? तो पहले हम एक क्वेश्चन लमसम का कर लेते हैं, उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑन पेज नंबर 8.121. So question is, Global Sales Limited issued 2,50,000 equity shares of ₹10 each to the public at par for subscription. अब क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि ग्लोबल सेल्स कंपनी है, उसने 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, 10 रुपए का शेयर है पार पे, पार मतलब समझते हैं ना आप, 10 का शेयर 10 में ही बेच दिया है, फॉर सब्सक्रिप्शन, अमाउंट बीइंग पेबल एज एप्लीकेशन मनी। वो कह रहे सारा पैसा एप्लीकेशन मनी पे आ गया है, तो कौन सा केस है, लमसम, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, देखो एंट्री चाहे आपको कितनी भी करनी हो, 1, 2, 3, 4 या 10, 15 जितनी भी, हमेशा जर्नल के फॉर्मेट में करनी है। मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है, वही डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट विद रुपीज साइन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। नरेशन जरूर लिखनी है, मैं डिक्टेट करती रहूंगी नरेशन, लेकिन आप लोगों को लिखनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स हमने इशू करे थे, 10 रुपए का एक शेयर था, पार पे हमें पेमेंट मिल भी गई है। तो पहली एंट्री हमने यही करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बट अमाउंट कितना आएगा, 2.5 लाख शेयर्स है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो पैसा आया हमारे पास 25 लाख। अब नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, नेक्स्ट, अब जिस दिन आप एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, अब क्योंकि उन्होंने हमें नाम भी बता दिया, तो यहां मैं एक वर्ड ऐड कर देती हूँ, इक्विटी। ठीक है, जितना पैसा रिसीव किया था आप उतना ही ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि पार का केस है, प्रीमियम का केस होता तो थोड़ी एंट्री डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री भी हमारी हो गई। अब क्या यहाँ पे नरेशन लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब नरेशन लिखी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत लिखी होनी चाहिए, उससे रिलेट करती हुई। ठीक है, तो बस ये हो गई दोनों एंट्रीज और आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है,
तो लमसम में तो हमने ये पढ़ लिया कि सिर्फ 2 ही एंट्रीज होती है, क्योंकि वहां पे एप्लीकेशन के टाइम पे ही सारा का सारा पैसा हम रिसीव कर लेते हैं। फ्यूचर में कोई ऑब्लिगेशन वगैरह नहीं होती है। तो वहां पर 2 ही एंट्री थी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अगर यही काम इंस्टॉलमेंट में हो रहा हो तो हमने पढ़ा है कि इंस्टॉलमेंट के अंदर 3 चीजों को याद रखना है। सबसे पहले एप्लीकेशन आनी चाहिए, फिर अलॉटमेंट बुलाई जाती है, उसके बाद कॉल मनी। अब कॉल मनी जितनी भी आपको क्वेश्चन में मेंशन हो, जितनी भी आपको बताई गई हो, आप उसी के अकॉर्डिंग आप एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री इंस्टॉलमेंट में भी सेम रहती है। देखो यहां पर भी शेयर्स को बेचने का प्रोसेस तो वही रहेगा ना, जो प्रोसीजर लमसम में है वही सेम प्रोसीजर इंस्टॉलमेंट में भी है। तो सबसे पहले यहां पर भी बैंक की एंट्री होती है जब आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेते हो उनकी एप्लीकेशन मनी, आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये अब हमारे शेयर होल्डर बनने वाले हैं, तो वहीं पर आप नेक्स्ट एंट्री करते हो। अभी इसको छोड़ दो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये बेसिक एंट्री है। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि टर्म्स ऑफ इशू 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके से आप मार्केट में अपने शेयर को इशू कर सकते हो, एट पार और एट प्रीमियम। एट पार का मतलब था कि जितने की फेस वैल्यू है उतने की इशू प्राइस है, 10 का शेयर 10 में जा रहा है। बट प्रीमियम का मतलब था कि जब आपकी फेस वैल्यू आपकी इशू प्राइस से कम है, यानी कि 10 का शेयर 12 में जा रहा है, 13 में जा रहा है, 14 में जा रहा है, ज्यादा में जा रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट पे आप अपने शेयर को इशू कर रहे हो। तो प्रीमियम हमारे लिए ना काइंड ऑफ एक्स्ट्रा गेन है जो हमें हमारे शेयर्स के ऊपर मिल रहा है। और इनकम और गेन्स बढ़ने पर क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन, देखो मैं ना अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं आपको पढ़ा रही हूँ कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको हर एक चीज बता रही हूँ कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट हो रहा है। जैसे बुक में है कि शेयर इशूड एट पार के क्वेश्चन अलग है, शेयर इशूड एट प्रीमियम के क्वेश्चन अलग है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता ना। एग्जाम में हेडिंग के साथ क्वेश्चन कभी नहीं आता है ना। तो इसीलिए यहीं पर आप उस चीज को पढ़ते हुए चलो, मैं अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगी, मैं एक साथ ही पढ़ाऊंगी। आपको समझना है क्वेश्चन के अंदर कि वो पार का क्वेश्चन है या प्रीमियम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिल रहा है कि 10 का शेयर 12 में जा रहा है, तो हो सकता है वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है उसमें से वो कह रहे हैं कि 1 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो एप्लीकेशन के टाइम पे मिलेंगे, तो आप उस एक्स्ट्रा इनकम को शो करोगे, ठीक है। तो वो आप यहां पर शो करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये बात को ध्यान रखना है कि कहां प्रीमियम शो करना है। बैंक की एंट्री में कभी प्रीमियम शो नहीं करना। कहां शो करना है? जहां पर आप शेयर कैपिटल लिख रहे हो। आप कह रहे हो कि आपको एप्लीकेशन के नाम का, सपोज आपने 3 रुपए मंगवाए, 2 रुपए एप्लीकेशन के नाम के, 1 रुपए का प्रीमियम, तो 2+1 हुआ ना। तो आप यहाँ पे शो करोगे कि 3 रुपए मिले हैं एप्लीकेशन पे, पर 2 शेयर के नाम के मिले और 1 रुपए प्रीमियम का मिला है, ठीक है। और शेयर में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा उसमें नहीं जाता, ठीक। उसके बाद और हर एक चीज की 2 एंट्री होंगी। जैसे एक बार आपने रिसीव किया, सेकेंड एंट्री में आपने उसको शेयर्स में ट्रांसफर कर दिया है। अब थर्ड एंट्री, जब एप्लीकेशन हो गया है तो आप अलॉटमेंट बुलवाते हो। देखो जब तक आपने लोन फाइनेंस नहीं कराया था, जब तक आपने लोन नहीं लिया था, तब तक उनको पता था कि आप उनके बोरोवर हो? नहीं। जैसे ही आपने आपका लोन सैंक्शन हो गया और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया वो पैसा, उस दिन उन्हें पता चला ना कि आप उनके बोरोवर हो। तो अब उनके पास ये राइट है कि वो हर महीने आपको एक रिमाइंडर भेजेंगे कि आपकी ईएमआई ड्यू हो गई है। हर महीने भेजेंगे आपको वो रिमाइंडर। पहले वो आपको बताएंगे कि इतना पैसा ड्यू हो गया आपका, फिर आप उसे पे करते हो। ऐसा ही होता है ना। और भले ही आपने पे भी कर दिया लेकिन रिमाइंडर जरूर आता है, ठीक है। तो यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे भाई। एप्लीकेशन इस पहली एंट्री में हमें नहीं पता होता कितने लोग शेयर होल्डर बनने वाले हैं। सेकेंड एंट्री में जाके कंफर्मेशन आती है कि हाँ, इतने लोगों की एप्लीकेशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया है और ये हमारे शेयर होल्डर है। तो जब पता चल जाता है कि इतने लोग हमारे शेयर होल्डर हैं, तब सिर्फ उन्हीं लोगों से पहले हम अलॉटमेंट मांगेंगे। पहले हम अपनी कंपनी के बुक्स में एंट्री करेंगे कि इतना पैसा लेने के लिए हमारा टाइम आ चुका है, ड्यू करेंगे। पहले हमेशा क्या की जाएगी? ड्यू की एंट्री की जाएगी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले आप ड्यू करेंगे। तो क्या एंट्री करी आपने? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बात समझ आ गई? यहां तक मैंने यहाँ पे लिखा है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलना है अलॉटमेंट के टाइम पे, तो यहाँ पर आप टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दोगे। मैंने ब्रैकेट में लिखा है इफ एनी। अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो ही आपने ये लिखना है, नहीं लिखा तो इग्नोर करना है। तो आपके एंट्री सिर्फ इतनी ही है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, आपको सिर्फ तो ही ये अकाउंट ओपन करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपको पेमेंट मिल जाएगी, आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कर देंगे फिर से, ठीक है। यहां तक समझ आ गया?
अब उसके बाद कॉल मनी आती है, एप्लीकेशन हो गई, अलॉटमेंट हो गई, अब कॉल मनी। सपोज फर्स्ट कॉल आई, पहली इंस्टॉलमेंट जिसे कहते हैं, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर से अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद जब आपको कॉल मिल जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसी तरीके से ये चलता रहेगा, जितनी भी कॉल्स क्वेश्चन में मेंशन होंगी आपको उतनी एंट्रीज यहाँ पे करनी होगी। सपोज सेकंड कॉल है तो फर्स्ट कॉल की जगह पे सेकंड कॉल आ जाएगा, और लास्ट कॉल के लिए आप यहाँ लिखोगे फाइनल कॉल। ठीक है, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पार का क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन को करते रहोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहीं नहीं आएगा फिर। लेकिन अगर क्वेश्चन प्रीमियम का है, उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया है कि 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम है, बट वो प्रीमियम कब मिलना है, कौन सी किस्त पे आप उसे ड्यू करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो उस केस में हमेशा अलॉटमेंट पे मानना है। अगर क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई नहीं करता इस बात को कि आपको अलॉटमेंट कब मिलना है, तो आप कब मानेंगे, हमेशा अलॉटमेंट के टाइम पे। और अगर क्वेश्चन खुद ही कह दे, भाई अगर क्वेश्चन खुद ही हमें सब कुछ बता रहा तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, जहां कहेगा वहीं लिख देंगे हम। बट अगर वो खुद नहीं बता रहा तो हम अपनी मर्जी चलाएंगे, और हमारी मर्जी ये कहती है कि हमें अलॉटमेंट के टाइम पे उसको लिखना है। ठीक है, तो ये बात मैंने यहाँ पे नोट पे मेंशन कर दी है। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ जी, सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन की जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट्स कवर अप करते जाएंगे क्वेश्चंस हमारे बढ़ते चले जाएंगे, तो उसको पढ़ना सीखना है हमें पहले। तो क्वेश्चन है, आलोक लेदर्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। हमें सबसे पहले लाइन में एक इंफॉर्मेशन मिली है कि टोटल हमारे पास कितने शेयर्स हैं जो इशू किए गए हैं, 10,000 शेयर्स हैं, और एक शेयर की कीमत है 100 रुपए। ठीक है, बट ये 100 रुपए हमने कैसे मंगवाए हैं? देखो फिर से वही बात, क्वेश्चन कभी नहीं कहेगा कि लमसम का केस है इंस्टॉलमेंट का, आपको पहचानना है। तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया ना कि 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट और देन बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये इंस्टॉलमेंट का ही केस है। तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे किस तरीके से, भाई 30 है एप्लीकेशन पे, देन 30 है अलॉटमेंट के। अब वो कहते हैं बैलेंस है फर्स्ट एंड फाइनल, तो आप मुझे बताएंगे बैलेंस कितना है? वो 10 में से 60 रुपए तो आप मांग चुके हो, तो दैट मींस आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने मांग रहे होगे? 40। आगे लिखा है, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड एंड द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। सभी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, मतलब सब्सक्रिप्शन आ गया है, पैसा भी हमें सारा मिल चुका है। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज दिस ट्रांजेक्शन एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। फिलहाल हम यहाँ पे जनरल एंट्रीज ही करेंगे, बैलेंस शीट हम चैप्टर के एंड में बिल्कुल एक साथ समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या कहती है हमारी? सबसे पहले आप क्या रिसीव करते हैं? एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एंट्री जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि कोई कैटेगरी नहीं लिखी है फिलहाल हमारे पास किसी भी शेयर की, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स है भाई हमारे पास? देखो 10,000 शेयर्स हैं, किसकी बात हो रही है? एप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लाई भी किससे करना है? सिर्फ एप्लीकेशन मनी से, इनटू 30। अच्छा ये भी बताओ साथ साथ कि ये पार का केस है या प्रीमियम का? 100 का शेयर 100 में गया ना, तो ये पार का केस है। ठीक है, 100 का शेयर 100 में चला गया, पार का है। क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला नहीं उन्होंने कि प्रीमियम है, तो हम यहाँ पे प्रीमियम को इग्नोर करते हुए चलेंगे। सेकंड, फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है? इसी एप्लीकेशन को आप ट्रांसफर करते हो शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 3 लाख रुपीस। ठीक है, हर एक चीज की, जैसे एप्लीकेशन है तो आपको 2 एंट्री करनी होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। थर्ड, हमने एप्लीकेशन का काम कर दिया, अब किस चीज का काम करना है? अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट ड्यू होगी पहले, तो आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने? 10,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट कितने की है? 30 की है, तो अगेन सेम अमाउंट 3 लाख। देन उसके बाद फोर्थ एंट्री आप किस चीज की करेंगे? अलॉटमेंट मनी आपको रिसीव हो गई, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख। ठीक, अलॉटमेंट का काम भी हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आप यहां लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? अगेन 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर कितने का है? मतलब कितने कॉल कर रहे हो? 40 रुपीज।
तो ये आ गए 4 लाख। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा भाई? 4 लाख। ठीक है, बस आपने तीनों चीजों की एंट्री कर दी, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जहां पर आप सिर्फ क्या कर रहे हो, एंट्रीज कर रहे हो। तो नरेशन आपको मैंने बताई दी थी कि किस तरीके से आप लिखेंगे। जैसे कि शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹30 ईच। इसी तरीके से बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹30 ईच, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर being share first and final call due on 10,000 shares at the rate ₹40 each, being share first and final call received। बस इस तरीके से आपको नरेशन लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत लिमिटेड was incorporated with a capital of ₹20 lakh divided into the shares of ₹10 each। देखो यहाँ पर incorporated with a capital, इसे बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। याद है मैंने आपको टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बताई थी, तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल है, मैक्सिमम कैपिटल। तो ये आपको बताया गया है कि इस कंपनी के पास 20 लाख रुपए की कैपिटल है, मतलब जो ये रेज कर सकते हैं। 20,000 शेयर्स वर ऑफर्ड, बट उन्होंने सारे शेयर्स नहीं निकाले हैं, उन्होंने निकाले हैं 20,000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर द सब्सक्रिप्शन एंड आउट ऑफ दीज 18,000 शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। अब देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला हमें ऑथराइज कैपिटल कितनी थी, उससे जनरल एंट्री से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, अगर बैलेंस शीट बनानी होगी तो मतलब होता है। तो बेसिकली उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये बताया कि उन्होंने इश्यू तो करे थे 20,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक जब अप्लाई करने के लिए आई ना, तो उसने सिर्फ 18,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। कभी भी अगर इशूड कैपिटल ज्यादा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल से, यानी कि हमने शेयर तो ज्यादा इशू करे हैं लेकिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन कम कर दिया है, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन को देखते ही आपको एक चीज चेक करनी है, 90%। बिल्कुल आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया चेक करना है, क्योंकि अगर ये मिनिमम क्राइटेरिया पूरा नहीं करेगा तो हम यहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, हम क्वेश्चन आगे करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो देखो 20,000 शेयर्स इशू करे थे, हमें चेक करना होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए 90% ऑफ इशूड कैपिटल, और 20,000 का 90% कितना होता है? 18,000। और इतनों के लिए ही एप्लीकेशन आ चुकी है, दैट मीन्स कि ये यहाँ पर वैलिड है ये इशू। अगर ये 17,000 16,000 हो जाता तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म। तो आपको लगता है ऐसा क्वेश्चन बड़े में आएगा, एमसीक्यू में आ सकता है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि वैलिड अलॉटमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो क्योंकि ये वैलिड है तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए। शेयर है कितने का वैसे आपका? 10 रुपए का। Now rupees 3 per share including the premium was payable on application। उन्होंने कहा कि 3 रुपए एप्लीकेशन पे आप लेंगे, लेकिन कैसे? 2+1 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2+1। तो दैट मीन्स क्वेश्चन किस चीज का है? प्रीमियम का है। और उन्होंने जैसे ही बता दिया कि प्रीमियम एक का है तो मैंने सेपरेट कर दिया दोनों को। आगे देखिए, ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं वो 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो दैट मीन्स ये 3+1 रहा होगा। ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। पर इस पे क्या प्रीमियम लिखा उन्होंने? नहीं, उन्होंने बोला है 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे हैं और 3 रुपए फाइनल कॉल पे। अब एक चीज देखो, शेयर तो हमारा 10 रुपए का है, बट यहाँ पे टोटल 12 बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ना कि 1-1 रुपए का प्रीमियम भी तो है एक्स्ट्रा, इसका मतलब ये शेयर इशू हुआ होगा 2 रुपए के प्रीमियम पे। बात समझ आ गई? बट उन्होंने प्रीमियम एक साथ नहीं मांगा, उन्होंने प्रीमियम अलग अलग मांगा है। ठीक है, इसलिए मैंने एंट्री में आपको हर एक बार लिखवाया है कि जहां भी मांगे वहीं लिख देना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड, गिव जर्नल एंट्रीज एंड शो द शेयर कैपिटल। तो हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। सो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जब आप एप्लीकेशन रिसीव करेंगे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यार देखो आप कर किस चीज की एंट्री रहे हो, प्रीमियम है नहीं है वो हमारे लिए एक दूसरा केस है। हम यहाँ पे एंट्री किस चीज की कर रहे हैं? एप्लीकेशन। और यहाँ लिख रहे हैं बैंक, यानी कि बैंक में टोटल कितना पैसा आ रहा है। तो बैंक में टोटल सिर्फ 2 रुपए आएंगे, 3 रुपए आएंगे या 1 रुपए आएगा?
आपने पब्लिक से कितना पैसा मांगा है? आपने पब्लिक से 3 रुपए मांगे हैं, तो बैंक में तो पूरे 3 रुपए आएंगे। बैंक को नहीं पता कि आप प्रीमियम के नाम का मांग रहे हो या शेयर के नाम का मांग रहे हो। आपने लोगों से कहा कि 3 रुपए के साथ बैंक ड्राफ्ट बना के जमा कर दो, तो बैंक के पास तो पूरे 3 रुपए आएंगे ना, क्योंकि आप एप्लीकेशन के नाम पे 3 रुपए मांग रहे हो। तो जब आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आप कितने शेयर्स हैं आपके पास? आपने इश्यू करे, मतलब एप्लीकेशन आई थी 18,000 की और 3 रुपए मांग रहे थे आप, तो बैंक में तो पूरे 54,000 से ही आपने एंट्री करनी है। ठीक है, यही होते हैं सिली मिस्टेक के चांसेस, क्योंकि बच्चा क्या करता है, यहीं पे प्रीमियम दिखा देता है। सेकेंड एंट्री में आप लोग करेंगे फिर इसका कैटेगराइजेशन की क्या क्या चीज सही थी। एप्लीकेशन मांगी तो थी हमने, लेकिन हमने उसको 2 तरीके से मांगा है। शेयर कैपिटल के लिए अलग पैसा आया है और सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए अलग। तो यहाँ पे तो टोटल 54,000 ही आएगा। जितना आपने ऊपर क्रेडिट किया उतना ही आप यहाँ पे डेबिट भी करेंगे, बट आप यहाँ उसका डिवीजन करके दिखाएंगे कि भाई देखो 18,000 में 18,000 शेयर्स पे 2 रुपए तो शेयर्स के नाम के हैं, यानी कि 36,000, और 1 रुपए का था हमारा प्रीमियम। हो गए ना पूरे पैसे? तो इस तरीके से दिखाना है। ठीक, चलो एप्लीकेशन का काम हो गया। नेक्स्ट अलॉटमेंट कॉल करते हैं अब। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहीं पे एंट्री खत्म हो गई है। अब तुम क्या बैंक की एंट्री कर रहे हो? नहीं ना, तुम्हें तो पता है ना कि तुम कितना पैसा मांगने जा रहे हो, तो तुम तो अलग अलग से ही ड्यू करोगे। शेयर कैपिटल, और क्योंकि प्रीमियम भी है क्वेश्चन में, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 18,000 शेयर्स हैं। कितने मांग रहे हो टोटल? 4 रुपए मांगते हो। 72,000 शेयर्स के नाम का 3 रुपए और प्रीमियम के लिए 1। क्लियर? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एंट्री किस चीज की होगी? बैंक की। तो बैंक में तो टोटल पैसा ही आएगा आपके पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरे 72,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 5th एंट्री, अलॉटमेंट का काम भी हो गया। फर्स्ट कॉल मांगनी है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए प्रीमियम है क्या फर्स्ट कॉल के टाइम पे? नहीं ना, तो अब प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है। देखो जहां मांगा था प्रीमियम हमने वहां लिख दिया है। अब यहाँ पे 18,000 इंटू कितने की आपकी फर्स्ट कॉल है? 2 रुपीज, तो यहाँ पे आ गया ये 36,000। चलो ये काम भी हो गया। फिर क्या करना है? पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने से? 36,000 और 36,000। चलो जी, फर्स्ट कॉल का काम भी हो गया। अब क्या है? फाइनल कॉल। तो फिर क्या करेंगे आप? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्या प्रीमियम है? कोई प्रीमियम नहीं है, तो एज इट इज रहेगा। कितने की कॉल है? 3 रुपए की, तो 18,000 इंटू 3 54,000। फिर उसके बाद लास्ट एंट्री किस चीज की करेंगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कितने से? 54। बताइए भाई, समझ आ गया? बहुत सिंपल है। अब जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। बेसिक क्लियर हो गया होगा आपका एंट्रीज का, और अगर ये बेसिक क्लियर हो गया ना, नहीं आएगी दिक्कत पूरे चैप्टर में। ठीक है।